हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैसों के जो प्रमुख नियम हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम आपने देखा है, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं ताकि आपको इस टॉपिक को लेकर के कोई डाउट ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। यहाँ पे हम देखेंगे कि परिस्थितियाँ अगर सामान्य होने पर सभी जो गैसें होती हैं आमतौर पर समान व्यवहार करती हैं, लेकिन अगर उनके दबाव, तापमान और आयतन जैसी भौतिक स्थितियों में थोड़े से बदलाव के साथ ये विचलन दर्शाने लगती हैं, दिखाने लगती हैं। गैस नियम गैसों के इस व्यवहार का विश्लेषण है। किसी गैस का दबाव, आयतन और तापमान जैसे अवस्था के चर उसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाते हैं। इसलिए गैस नियम इन चरों के बीच संबंध बताता है। इन चरों के बीच संबंध का मतलब क्या हुआ? जैसे कि तीन चीज़ों पर हमने देखा, जैसे कि दबाव हो, तापमान हो, यानी आयतन हो। ये तीन चीज़ों पर ही जा कर के ये हमारा जो गैस नियम है वो कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता है। तो चलिए फिर इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कहाँ स्थिर ताप रहता है तो कौन सा नियम होगा, कहाँ अगर दबाव स्थिर रहता है तो वो कौन सा नियम होता है। तो ये सब हम कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बॉयल के नियम, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, और एक होता है एवोगाड्रो की जो एवोगाड्रो लॉ है, वो भी पूछा जाता है। तो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले, लेकिन अगर आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तब जा के आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये टॉपिक क्लियर होगा। तो सबसे पहला है बॉयल का नियम। इसमें क्या है कि स्थिर तापमान और द्रव्यमान पर, देखिए द्रव्यमान को तो ऐसे आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन बस एक छोटा पॉइंट याद रखेगा, स्थिर तापमान। मैं चार्ल्स का जब नियम आपको बताऊंगा तब आपको ये चीज़ डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देता हूँ कि श्योर हो जाएंगे, कोई गड़बड़ कभी भी नहीं होगा कि कौन सा नियम होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस चार्ल्स के नियम आने तक थोड़ा सा सब्र रखिएगा। स्थिर तापमान और द्रव्यमान पर आयतन और दबाव के बीच जो संबंध बताता है उसे हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको स्थिर तापमान दिख जाए तो बस समझ जाना कि वो बॉयल का नियम है। स्थिर तापमान क्या है? वो बॉयल का नियम है। इसमें क्या होता है? आयतन और दबाव के बीच, यानी आयतन और दाब के बीच संबंध को दर्शाता है। V और P के बीच इसमें संबंध को दर्शाया जाता है। स्थिर तापमान पर किसी गैस के, देखिए जब भी कहेगा तो स्थिर तापमान कहेगा, तापमान इसमें समान रहता है, स्थिर रहता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होता है तापमान में। तो स्थिर तापमान पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन V और उसके दाब P एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। ये चीज़ समझ रहा है। जैसे गणितीय रूप से इसे हम लिख सकते हैं पी भी बराबर, जो कि यहाँ पे के क्या है, तो के एक प्रकार का स्थिरांक हो जाता है, पी दाब है तो भी आयतन है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी जो समानुपाती है वो 1/v के एक दूसरे के ये उल्टा है, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम लोग तोड़ करके अगर लिखते हैं तो P1/P2 बराबर V2/V1 लिखते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझना है कि इसमें स्थिर ताप पर होता है, स्थिर ताप पर, ठीक है। क्या कह रहा है कि अतः बॉयल के नियम के अनुसार यदि दबाव दुगना कर दिया जाए तो स्थिर तापमान पर उस गैस का आयतन आधा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आधा हो जाएगा। तो ये था आपका बॉयल का नियम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं चार्ल्स के नियम पर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। जैसे कि 1787 में चार्ल्स ने स्थिर दबाव, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने देखा था कि स्थिर ताप होता है, लेकिन चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब होता है। पर गैसीय पदार्थ की मात्रा पर तापमान के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार स्थिर दबाव पर, यानी स्थिर दाब पर और स्थिर द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, यानी V और T यहाँ पे आता है। V और T के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लेकिन हमने बॉयल के नियम में क्या देखा था? बॉयल के नियम में स्थिर ताप था, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P और V के बारे में बात की गई थी, तापमान वहाँ पे समान था। अब मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको पता होगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी, टेलीविज़न जो हम देखते हैं, चार्ल्स बैबेज, ठीक है, चार्ल्स। तो चार्ल्स का हम याद रखिए कि चार्ल्स का टीवी, चार्ल्स नहीं तो टीवी खो जाता है ना, तो चार्ल्स का टी और भी, चार्ल्स का टीवी। तो चार्ल्स का नियम तो यही है ना कि स्थिर दाब पर क्या किसके बीच संबंध दिखाता है?
तापमान और आयतन के बीच। तो यहीं पे देखिए चार्ल्स का टीवी, आप ये सब अगर ये याद रहेगा कि चार्ल्स का टीवी होता है तो डेफिनेटली आप ये क्लियर कर पाएंगे कि अगर चार्ल्स के नियम में दाब यहाँ पे स्थिर रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेशर का कोई रोल नहीं हो रहा है, तो पी अगर स्थिर है तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेटली जो कि हमारा बॉयल के नियम में ताप स्थिर होगा। एक अगर याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बस ये छोटा सा लाइन याद रखेगा, चार्ल्स का टीवी, टीवी का खोज आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था, इसलिए हम यहाँ पे चार्ल्स का टीवी याद रखेंगे, टीवी। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब इससे बेटर मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ी थ्योरी को समझ लीजिए कि बॉयल के नियम में स्थिर जो कि रहता है ताप, लेकिन चार्ल्स के नियम में स्थिर रहता है दाब। बस ये छोटा सा लाइन है। इसका मतलब यह है कि तापमान बढ़ाने के साथ आयतन बढ़ेगा, जबकि तापमान घटने के साथ आयतन घटेगा। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनुपातिक होता है, अनुपातिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे अब आते हैं गैर लुसाक का नियम होता है। गैर लुसाक का नियम होता है दबाव और तापमान। दबाव और तापमान जो कि कानून रूप से, कानून का मतलब यहाँ पे नियम के रूप से भी जाना जाता है। इसे हम लोग दबाव और तापमान के नियम से भी जानते हैं। गैर लुसाक के नियम की खोज 1802 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुइस गे लुसाक ने की थी, इसलिए इनको ये नाम दिया जाता है गे लुसाक। ठीक है, वायु थर्मामीटर का निर्माण करते समय गे लुसाक ने गलती से पाया कि किसी गैस के निश्चित मात्रा और द्रव्यमान पर उस गैस का जो दबाव होगा तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, पी और टी के बीच संबंध दिखाया जाता है, पी और टी के बीच संबंध दिखाया जाता है। बॉयल के नियम में हमने क्या देखा था, बॉयल के नियम में पी और भी के बीच संबंध दिखाया जाता है। चार्ल्स के नियम में टी और भी के बीच संबंध दिखाया जाता है, जबकि गे लुसाक के नियम में पी और टी के बीच संबंध दिखाया जाता है। तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे, तब जा कर के आपका कन्फ्यूज़न दूर रहेगा। चलिए इसके बाद हमारा आता है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो लॉ जो है 1811 में एवोगाड्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गे लुसाक के नियम के निष्कर्ष को मिलाकर के एक और महत्वपूर्ण गैस कानून नियम दिया, यानी गैस का नियम दिया, जिसे एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर, यहाँ पर फिर से देखिए स्थिर तापमान आता है, सभी गैसों के आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। इनका कहना था, देखिए क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके नियम के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों के आयतन के अणुओं की संख्या, जब अणुओं की संख्या की बात आने लगे तो वहाँ पे आप समझ जाना कि एवोगाड्रो के नियम की बात की जा रही है। ठीक है, जहाँ n क्या होता है वो मोलों की संख्या होगा, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या होता कितना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। किसी भी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, और जिनकी गणना हम एक जो मोल होता है उसको हम कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ याद रखेगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है एक आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस का नियम क्या है, तो आदर्श गैस नियम दाब, आयतन और गैस के मोलों की संख्या और तापमान के बीच संबंध दर्शाने के लिए बनाया गया है। यानी ये तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, पी, भी और यहाँ पे जो गैस है, यानी कि गैस के दाब, आयतन के बीच ये संबंध को दर्शाता है, और टेम्परेचर के भी, क्योंकि तापमान यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये सबके बीच, मोलों की संख्या के बीच। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा आदर्श गैस का समीकरण होता है पी बराबर nRT होता है, पी बराबर nRT। n मतलब मोलों की संख्या, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में हमने देखा था एवोगाड्रो की संख्या में n जो होता है वो मोलों की संख्या होता है। यह एक काल्पनिक या सैद्धांतिक आदर्श गैस का समीकरण दिखाता है। दाब और आयतन का एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध है। दाब और आयतन का एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध है, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन तापमान के साथ इनका संबंध सीधा है। अगर तापमान की बात करें तो अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा, और आयतन को बढ़ाएंगे तो मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन भी हमारा बढ़ेगा। ये होता है इन दोनों के बीच, तीनों के बीच संबंध आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस का समीकरण है या फिर आदर्श गैस के समीकरण को दर्शाता है, तो पी वी बराबर nRT आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा
आपको आदर्श गैस के समीकरण के बारे में आपको बताया। आदर्श गैस 3 सरल गैसों के संयोजन है, वे एवोगाड्रो का नियम, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो आदर्श गैस का नियम है वो किन नियमों के संलग्न से बना है या फिर संयोजन से बना है, किन 3 नियमों का संयोजन है, ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना है एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो का जो नियम है, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, ये तीनों के संयोजन से हमारा आदर्श गैस का समीकरण निकलता है या फिर नियम बनता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान पर आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, स्थिर तापमान तो होता ही है, बॉयल के नियम में स्थिर तापमान होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आयतन होता है वो इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने देखा था ना कि P समानुपाती 1/v। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राय कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बाहर जो निकलता है वो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा सोडियम है, एक धातु हो गया, और इसे हम क्या कर रहे हैं, धातु अम्ल के साथ। तो चलो मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको मैं क्रिया कराता हूँ। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको बैलेंस अगर अच्छे से करेंगे तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, तो क्या होगा 2NaCl तो हमारा एक बन गया। लेकिन बाहर जो निकलेगा वो H2 बाहर निकल जाएगा, गैस फॉर्म में H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो प्रायः क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो चार्ल्स के नियम का पालन बताइए क्या है। तो चार्ल्स के नियम में हमने क्या देखा था, चार्ल्स का टीवी होता है, यानी टी और भी होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो स्थिर रहता है, तो स्थिर दाब होगा, स्थिर दाब। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख पाएंगे अगर 1-2 बार आप समझ लोगे कि एग्जैक्ट है क्या। कौन से नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब, यानी दाब फिर से यहाँ पे स्थिर है, तो स्थिर दाब का मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप आराम से टिक कर लो ऑप्शन बी, चार्ल्स का नियम। ठीक है, जब स्थिर ताप कहे तो बॉयल का नियम टिक करो, स्थिर दाब कहे तो फिर चार्ल्स के नियम को टिक करो। नेक्स्ट, बॉयल के नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है। तो क्या हमने देखा था, उसमें स्थिर ताप होना चाहिए, यानी समान ताप होना चाहिए, ताप में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, तो समतापी यहाँ पे सी। इसी तरह से पूछा जा सकता है ना कि बॉयल चार्ल्स का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है, तो वहाँ पे फिर समदाबी कहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझिए। अगला है कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होगा। अगर स्थिर ताप है, ताप को हम स्थिर रखते हैं और गैस को प्रसारित करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, दाब घट जाता है, दाब घट जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तापों पर गैसों के आयतन, दाब, आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। भिन्न भिन्न तापों पर गैसों के आयतन, दाब, आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित जो चक्र रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग आइसोथर्म्स कहते हैं, आइसोथर्म्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि स्थिर ताप, स्थिर ताप आ गया तो क्या करेंगे, सब पहले तो समझेंगे बॉयल का नियम है, अगर पूछा जाएगा तो बॉयल का नियम ही टिक कर देंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा यानी मोलों की संख्या का दाब और उनके आयतन भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस वही चीज़ है जो नियम पूछा जा रहा था। तो ये नियम किसका है, बॉयल का नियम है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि परम ताप किस नियम का परिणाम है। परम ताप जो है वो किस नियम का परिणाम है, तो ये हो जाता है आपका चार्ल्स के नियम का। परम ताप चार्ल्स के नियम का परिणाम, ऑप्शन ए। नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा, नियत आयतन पर एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती है, उपयुक्त नियम किसका है। तो ये क्या है, गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक का नियम हमने क्या देखा था कि P और T के बीच ये संबंध दर्शाता है, तो यानी कि दाब और उसके परम ताप के समानुपाती है, तो ये हम कहते हैं गै-लुसाक का नियम, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आता है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या की जा सकती है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो बॉयल के नियम के भी, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के नियम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। गैस के अणुगति जो सिद्धांत, जैसे कि हम आदर्श गैस का नियम भी बात कर सकते हैं कि तीनों को संयोजन है, तो यही तीनों का संयोजन था। परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप हम किसको कहते हैं? परम शून्य ताप हम कहा जाता है सबसे जो न्यूनतम तापमान हो सकता है, सबसे न्यूनतम तापमान उसको कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, 0 डिग्री केल्विन याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको अगर सेल्सियस में बताना तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपको इसी को फ़ारेनहाइट में बताना है तो वो भी आप याद रखिए, जैसे कि -460 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में ये हो जाता है, ये भी याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है। P तो हम प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, N जो होता है वो मोलों की संख्या होता है, R जो होता है वो गैसीय मोल को दर्शाता है, एक गैसीय मोल को, और T तो टेम्परेचर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, एक गैसीय मोल को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, यानी संपीड़ित करने पर क्या होगा? किसी गैस को दबाने पर उसके दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? दाब एवं ताप की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अणुओं की संख्या समान होती है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी सभी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग गैसों का विसरण। और गैसों का विसरण किसने दिया था? जो ग्राहम थे, ग्राहम ने गैसों के विसरण नियम दिया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं? वास्तविक जो गैसें होती हैं वो किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? प्रकृति में जो भी गैस मिलती हैं उन्हें हम लोग वास्तविक गैस कहते हैं। तो वास्तविक जो गैसें होती हैं वो इन परिस्थितियों में, जैसे निम्न दाब और उच्च तापमान, निम्न दाब और उच्च तापमान पर ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी, और ये एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है कि वह गैस जो प्रशीतन एवं आग बुझाने में प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सा है? तो सिंपल सा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो गैस है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वनस्पति घी, शराब एवं अमोनिया के निर्माण में होने वाली जो गैस है वो कौन है? तो वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में होता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्थिर दाब पर, देखिए फिर आ गया स्थिर दाब, जब दाब आ गया तो फिर हम कहेंगे वो चार्ल्स का नियम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे वही आपका बताया जाएगा। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताइए कि गैसों के विसरण, अभी मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी गैसें आपस में घुल मिल जाती हैं, तो इनका जो कारण होता है वो है आपका गैसों के विसरण के कारण, और ये जो नियम दिया गया था वो ग्राहम ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राहम ने दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको गैसों के नियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सब कुछ बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।